बात करते हैं मियोसिस। देखो हमने स्टार्टिंग में ये पढ़ा था, कोई भी पेरेंटल सेल डिवाइड करती है कितने सेल में? 2 डॉटर सेल में। एक सेल डिवीजन के बाद कितने डॉटर सेल्स बनेंगे? 2 डॉटर सेल्स बनेंगे। ये हमने स्टार्टिंग में बात करी है। लेकिन अब मैं ये बोलूंगा कि मियोसिस से 4 सेल बनते हैं। कितने सेल बनते हैं? 4 सेल। पहला तो कंफ्यूजन यहां आएगा, उसको क्लियर करने के लिए दिमाग में एक बात ऐड कर लो, मियोसिस एक कोई सिंगल डिवीजन नहीं है, दैट इज द सिक्वेंशियल डिवीजन। 2 सिक्वेंशियल डिवीजन है। 2 कितने हैं? सिक्वेंशियल डिवीजन है। एक कोई डिप्लॉइड सेल डिवाइड करती है तो 2 डॉटर सेल बनाती है, एंड अगेन उसके साथ ही, उसके जस्ट बाद ही वही दोनों सेल जो डॉटर सेल्स बनी अगेन डिवाइड करके ये 4 सेल बना देती है। तो 2 सिक्वेंशियल डिवीजन, बात वही हमारी अभी भी सही है कि एक सेल डिवाइड करती है तो 2 डॉटर सेल बनाती है। तो यहां भी एक सेल डिवाइड करी तो 2 डॉटर सेल, ये भी डिवाइड करी तो 2। तो इस पेरेंटल सेल से कितने सेल बने? 4 सेल। 2 डिवीजन के बाद नंबर ऑफ डिवीजन 2 हो गया, तो सिक्वेंशियल डिवीजन है। एक बात ये याद रखना है, और जो बातें हैं वो अपन देखते हैं। द प्रोडक्शन ऑफ ऑफस्प्रिंग बाय सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जो कोई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने वाला ऑर्गेनिज्म है उनमें ऑफस्प्रिंग कैसे बनते हैं? गैमीट के फ्यूजन से। 2 गैमीट फ्यूज होता है तो जाइगोट बनता है, गैमीट हैप्लॉइड होता है, जाइगोट डिप्लॉइड हो जाता है। ठीक है। ईच विद अ कंप्लीट हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम। हर गैमीट के पास कितना सेट ऑफ क्रोमोसोम होता है? एक सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम होता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हमने ह्यूमन बीइंग का बात किया था, 46 बोले तो 23 पेयर्स के साथ जो हमारा सेल होता है, ये जब मियोसिस से डिवाइड करेगा तो हमारे हर सेल में कितने क्रोमोसोम बचते हैं, बने रहते हैं? 23। इसी को हमने क्या बोल दिया था? गैमीट। क्या बोला था? गैमीट। ऐसे 23 क्रोमोसोम वाला एक और गैमीट फ्यूज करता है, फिर से बनाता है क्या? जाइगोट, जिसके पास 46 क्रोमोसोम आते हैं। ये एक सेट ऑफ क्रोमोसोम है, 23 सेट ऑफ क्रोमोसोम है। ये जो 23 पेयर्स हैं, तो हर पेयर का एक क्रोमोसोम इस गैमीट में है। हर पेयर का क्रोमोसोम एक क्रोमोसोम इस पेयर में है। मतलब क्रोमोसोम 1 से लेकर 3 ऐसे 23 क्रोमोसोम इसके पास है, एक एक अनपेयर्ड कंडीशन में। कैसे कंडीशन में? अनपेयर्ड कंडीशन में। सेम 1 2 3 ऐसे लेकर 23 क्रोमोसोम अनपेयर्ड कंडीशन में इस गैमीट में है। और जब यही फ्यूज कर गए तो यहाँ पे इसका पहला क्रोमोसोम पेयरिंग बना लिया, तो एक फर्स्ट पेयर ऑफ क्रोमोसोम हो गया। इसका सेकंड का पेयर बन गया, इसका सेकंड और इसका सेकंड, एंड अब इसका थर्ड का पेयर बन गया, 4 का पेयर बन गया। तो कितने पेयर बन जाएंगे? 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम। तो गैमीट के पास, ये आपको याद रखना है, गैमीट्स आर फॉर्म्ड बाय गैमीट के पास एक सेट ऑफ क्रोमोसोम होता है, ये ध्यान रखना, दैट इज अ हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम। सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम को बोलते हैं हैप्लॉइड, 2 सेट को बोलते हैं डिप्लॉइड, 3 सेट को बोलते हैं ट्रिप्लॉइड, 4 को टेट्रापोलाइड, पेंटापोलाइड, हेक्सापोलाइड, ऐसे कई एग्जांपल्स आपको मिलेंगे। बट अभी आपको हैप्लॉइड डिप्लॉइड तो याद रखना है। ठीक है। ये जो गैमीट बनता है एक स्पेशलाइज्ड काइंड ऑफ सेल डिवीजन है, जिसमें क्रोमोसोम नंबर रिड्यूस होता है। माइटोसिस में क्या था? सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम रहता है। ये डिवीजन एडॉप्टेड है, स्पेशल इसलिए है क्योंकि इस डिवीजन में क्रोमोसोम नंबर जस्ट हाफ हो जाता है। जस्ट कैसा हो जाता है? हाफ हो जाता है। इसलिए इसको हम स्पेशलाइज्ड काइंड ऑफ डिवीजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्पेशलाइज्ड काइंड ऑफ डिवीजन, या इसी का दूसरा नाम है रिडक्शन डिवीजन। क्या नाम है? रिडक्शन डिवीजन। और माइटोसिस को नाम क्या दिया था? इक्वेशनल डिवीजन, क्योंकि क्रोमोसोम नंबर सेम रहता है। तो इक्वेशनल डिवीजन, इक्वल नंबर ऑफ क्रोमोसोम डॉटर सेल्स में ट्रांसफर होता है। इधर जो क्रोमोसोम नंबर पेरेंटल सेल में है, डॉटर सेल में जस्ट उसका हाफ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जस्ट हाफ। अगर 4 है तो डॉटर सेल में 2, अगर पेरेंटल सेल में 8 है तो डॉटर सेल में 4, अगर पेरेंटल सेल में 46 है तो डॉटर सेल में 23। ये बात क्लियर है? वो कैसे होगा, अभी डिवीजन के सारे स्टेप्स जब पढ़ोगे तो आपको बात समझ आ जाएगी। बाय द हाफ रिजल्ट इन द प्रोडक्शन ऑफ हैप्लॉइड डॉटर सेल, एंड दिस काइंड ऑफ डिवीजन इज कॉल्ड
meiosis. Meiosis ensure production of haploid phase in life cycle of sexually reproducing organism. अब याद करो, एल्गी का लाइफ साइकिल याद करो, सबसे सिंपल लाइफ साइकिल था, 2 हैप्लॉइड सेल फ्यूज करता, जाइगोट बनता, जाइगोट में मियोसिस होता, जाइगोटिक मियोसिस बोलते थे। अब वो जाइगोटिक मियोसिस के बाद क्या बनता, हैप्लॉइड सेल, तो जो उसका गैमेटोफिटिक फेज था, तो क्या बिना मियोसिस के पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है। तो जो गैमेटोफिटिक फेज है या फिर हम बोले तो हैप्लॉइड फेज है सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म में, जो उनका हैप्लॉइड फेज आता है, वो बनाने के लिए मियोसिस जरूरी है। नहीं तो जाइगोट से अगर माइटोसिस हो जाता तो सारा कुछ तो डिप्लॉइड फेज बन जाता, जो आगे टेरिडोफाइट जिम्नोस्पर्म में आपने देखा है ना। तो हैप्लॉइड फेज बनाने के लिए मियोसिस जरूरी है, वेयर एज फर्टिलाइजेशन क्या करता है, रीस्टोर द डिप्लॉइड फेज ऑफ लाइफ साइकिल। फर्टिलाइजेशन गैमीट का हुआ, दोनों गैमीट फ्यूज करे तो क्रोमोसोम नंबर बिकम्स जस्ट डबल। हैप्लॉइड गैमीट फ्यूज करा 23 23 46 डिप्लॉइड नंबर आ गया, ठीक है। अब इसी में मियोसिस हो जाए तो फिर से हैप्लॉइड फेज आ गया। तो हैप्लॉइड क्या करता है, मियोसिस हैप्लॉइड फेज को लाता है, फर्टिलाइजेशन डिप्लॉइड फेज को रिस्टोर कर लेता है। दोनों इवेंट समझ आ गया। अब देखो इनके फीचर्स क्या है। मियोसिस इन्वॉल्व्स 2 सीक्वेंशियल साइकिल ऑफ न्यूक्लियर एंड सेल डिवीजन। 2 सीक्वेंशियल डिवीजन होता है किसी भी, जब हम मियोसिस की बात करेंगे, 2 बार इनका न्यूक्लियाई डिवाइड करेगा, 2 बार सेल भी डिवाइड करेगा। एक अकेला डिवीजन नहीं है, 2 सीक्वेंशियल डिवीजन है, जिसे हम बोलते हैं मियोसिस फर्स्ट एंड मियोसिस सेकंड। क्या बोलेंगे, मियोसिस फर्स्ट एंड मियोसिस सेकंड। बट अब उसके बाद अब आपको आपका दिमाग अप्लाई करने की जरूरत है, सिंगल साइकिल ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन होता है। ये कोई डिप्लॉइड सेल है जिसमें हम मियोसिस फर्स्ट हम बोल रहे हैं अभी, है ना, तो 2 हैप्लॉइड सेल बन जाती है, ठीक है। अब इसके बाद इनमें मियोसिस सेकंड होगा, तो इनसे भी 2 हैप्लॉइड सेल ही बनेगी, और इसमें भी मियोसिस सेकंड होगा, तो इससे भी 2 हैप्लॉइड सेल बन जाएगी, ठीक है। जब ये कोई सेल जो डिवाइड होने वाली है मियोसिस से, तो उसको कैसे वो एंटर करी होगी, पहले G1 में आई होगी, S में आई होगी, एंड देन ये M फेज में एंटर करा होगा, तो ये सारा कुछ चला होगा। S के बाद ये G2 भी चला होगा, है ना, G2 के बाद ये मियोसिस M फेज में चला होगा। एक बार डिवीजन हुआ तो ये 2 डॉटर सेल बन गई। अब हमने अगर माइटोसिस का साइकिल याद हो तो कोई सेल G1 से आएगी, S में आएगी, यहाँ पे रेप्लिकेशन हो जाएगा, G2 में आएगी, M में आएगी, ये सेल है डिप्लॉइड सेल। माइटोसिस में M फेज में ये डिवाइड कर जाएगी, तो क्या हो जाएगा इसका रिजल्ट, 2 डिप्लॉइड सेल्स बन जाते थे, यही बनते थे। अब ये फिर से एंटर करती थी किसमें, G1 में, S में, G2 में, फिर से M में। लेकिन यहां पे क्या है कि एक बार ये डिवीजन हुआ, रिजल्ट डॉटर सेल 2 बन गई। ये जो डॉटर सेल है यहां तो एक बार रेप्लिकेशन हो गया ना, जब कोई सेल यहाँ पे जो डिप्लॉइड सेल है G1 में गई, S में हो गई, तो यहाँ पे डीएनए का रेप्लिकेशन हो गया, डीएनए रेप्लिकेशन यहाँ एक बार हो गया, G2 में गई, फिर M में ये एक बार डिवाइड कर गई, तो ये जो डॉटर सेल बनी दोनों, ये अब फिर से रेप्लिकेशन में नहीं जाएगी, रेप्लिकेशन में नहीं जाएगी, तुरंत फिर से डिवाइड हो जाती है। तो एक डिवीजन तो यहां पूरा हो गया, दूसरा डिवीजन ये पूरा हो गया, मियोसिस सेकंड। इस डिवीजन में कोई रेप्लिकेशन हुआ क्या, पहले जो मैं बोल रहा हूं वो बताओ, मियोसिस यहां पे कोई रेप्लिकेशन हुआ क्या, नहीं हुआ। तो जब मियोसिस होता है किसी सेल में तो डीएनए रेप्लिकेशन सिर्फ एक बार चलता है, जबकि डिवीजन कितना है, 2। इस हिसाब से क्या होना चाहिए था, इस सेल को एंटर करना चाहिए था G1 में, S में, G2 में,
फिर एम में, है ना। लेकिन ये सेल इस प्रोसेस को, इस स्टेप्स को बाईपास करके तुरंत डिवाइड कर जाती है। ये मियोसिस का मेन एडोप्टेशन, मेन चेंज है। इतनी बात क्लियर हो गई। डीएनए रेप्लिकेशन सिर्फ एक बार होगा, ये ध्यान रखना, नहीं तो आपको दिमाग में फिर वही सवाल खड़ा रहेगा कि हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम कैसे बना। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। सिर्फ एक बार ही रेप्लिकेशन होता है, जबकि डिवीजन कितने बार होते हैं? 2, है ना। एक डिवीजन के लिए एक बार रेप्लिकेशन समझ आता है। व्हाट अबाउट सेकेंड डिवीजन? सेकेंड डिवीजन जब ये डॉटर सेल डिवाइड करती है दोबारा से, तो कोई यहाँ पे डीएनए रेप्लिकेशन नहीं होता। ठीक है, यही इसका जो की फीचर है, यही लिखा हुआ है। मियोसिस इन्वॉल्व्स 2 सीक्वेंशियल साइकिल ऑफ न्यूक्लियर एंड सेल डिवीजन। 2 सीक्वेंशियल डिवीजन है, एक आपका मियोसिस फर्स्ट और दूसरा मियोसिस सेकेंड, जिसे हम मियोसिस फर्स्ट मियोसिस सेकेंड बोलते हैं। बट केवल एक बार डीएनए रेप्लिकेशन का साइकिल चलता है, 2 बार नहीं चलता। जबकि अगर यहां माइटोसिस होता तो मियोसिस फर्स्ट के बाद, मतलब एक डिवीजन के बाद एस फेज चल जाता है, हर डिवीजन के बाद एस फेज आता है, यहां नहीं आता है, एक ही बार आता है, ये ध्यान रखना। अब मियोसिस फर्स्ट के बारे में अपन बात करते हैं। देखो, मियोसिस को हमने 2 फेजेस में डिवाइड कर लिया। मियोसिस फर्स्ट, ये मियोसिस को हम जब अब पढ़ेंगे तो 2 फेजेस में डिवाइड करके पढ़ेंगे, 2 सब फेजेस, मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकेंड। आपने ये मियोसिस सेकेंड पढ़ रखा है, आधा मैंने काम कर दिया है। मियोसिस सेकेंड इज द सेम एज माइटोसिस। माइटोसिस नहीं पढ़ा हुआ है? पढ़ा हुआ है, तो एक आपने कर लिया है। सिर्फ और सिर्फ पढ़ना क्या है? मियोसिस फर्स्ट। एंड मियोसिस फर्स्ट ऑफ द मियोसिस इज द मोस्ट कॉम्प्लेक्स डिवीजन। यही आपको थोड़े से आपके दिमाग पे जोर देगा। इस मियोसिस फर्स्ट को भी हम, ये मियोसिस फर्स्ट भी हमारा वही प्रोफेज फर्स्ट, मेटाफेज फर्स्ट, एनाफेज फर्स्ट एंड टेलोफेज फर्स्ट को फॉलो करता है। एंड मियोसिस सेकेंड सेम एज इट इज माइटोसिस है, तो हम हर प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज के साथ सेकेंड लगा के बात करेंगे। सारा कुछ वैसा ही चेंज होता है, कुछ अलग नहीं है। सिर्फ हमें समझना क्या है? मियोसिस फर्स्ट। मियोसिस फर्स्ट में भी जो प्रोफेज फर्स्ट है, कौन सा? प्रोफेज फर्स्ट इज द मोस्ट कॉम्प्लेक्स फेज। सबसे ज्यादा कॉम्प्लेक्स फेज यही है। प्रोफेज फर्स्ट के को 5 सब फेजेस में डिवाइड करा जाता है। कितने? 5 सब फेजेस में। इन सभी फेजेस को याद करने के लिए ये वाला स्टेटमेंट याद कर लो। ये बस आपको एक हिंदी का स्टेटमेंट याद रखना है, 5 फेज आपको याद हो जाएंगे। लिखते हैं इसी से। इस एल से पहला फेज लिप्टोटीन, और जेड या जे से जेड यहां पे है, दूसरा फेज जाइगोटीन, तीसरा पी से पैकीटीन, एंड एक इधर डी से डिप्लोटीन, एंड अगेन इस डी से डायाकिनेसिस। ये 5 फेजेस के नाम, और सीक्वेंस में ऐसे ही याद रखना है। लिप्टोटीन के बाद जाइगोटीन आता है, जाइगोटीन के बाद पैकीटीन, पैकीटीन के बाद डिप्लोटीन, डिप्लोटीन के बाद डायकिनेसिस। ठीक है, तो ये प्रोफेज फर्स्ट के ये 5 सब फेजेस को ही पढ़ना हमारे लिए थोड़ा सा। मियोसिस फर्स्ट को देखो,
मियोसिस फर्स्ट, हेटेरोटाइपिक डिवीजन या फिर रिडक्शन डिवीजन बोलते हैं मियोसिस फर्स्ट को। मियोसिस सेकेंड मैंने क्या बोला, सेम एज इट इज माइटोसिस, बोले तो मियोसिस सेकेंड इज द इक्वेशनल डिवीजन। क्या है ये? बराबर का क्रोमोसोम रहेगा मियोसिस सेकेंड में, जो उनके पेरेंटल सेल होंगे डॉटर सेल्स बनेंगे तो सेम क्रोमोसोम नंबर रहता है। इस पिक्चर को देखो तो आपको क्लियर हो जाएगा इस वाले डायग्राम को। ये कोई डिप्लॉइड सेल है, यहां ये हो रहा है मियोसिस फर्स्ट, ये हो रहा है मियोसिस सेकेंड। ये क्या है? मियोसिस सेकेंड। ये पेरेंटल सेल है मियोसिस सेकेंड के लिए और ये दोनों डॉटर सेल है। ये हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम वाला पेरेंटल सेल डिवाइड करा तो क्या बनाया? हैप्लॉइड नंबर वाला डॉटर सेल। तो इक्वेशनल डिवीजन हुआ, है ना। हैप्लॉइड नंबर वाला क्रोमोसोम वाला सेल पेरेंटल सेल डिवाइड करा तो हैप्लॉइड डॉटर सेल बनाया तो इक्वेशनल डिवीजन हुआ। लेकिन मियोसिस फर्स्ट को देखोगे तो डिप्लॉइड सेल डिवाइड करता है तो क्या बनाता है? हैप्लॉइड सेल, डॉटर सेल। अब यहां पर क्रोमोसोम क्या हो रहा है? जस्ट हाफ। तो मियोसिस फर्स्ट रिडक्शनल हुआ कि मियोसिस सेकेंड? मियोसिस फर्स्ट। मियोसिस फर्स्ट को हम रिडक्शनल डिवीजन बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि क्रोमोसोम नंबर जस्ट बिकम हाफ। It leads to the reduction in chromosome number. Division of chromosome does not occur in meiosis first. Only segregation of homologous pair, homologous chromosome takes place. यहां पे देखो दिमाग में ये चलता है कि क्रोमोसोम का जो नंबर है वो हाफ हो जाता है। तो हाफ होने का मतलब ये नहीं कि 46 में से 23 इधर 23 उधर, ऐसे रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता नंबर का। क्या नहीं होता? रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता। यहां पे क्या होता है कि हर पेयर का क्रोमोसोम जो है इनका सेग्रीगेशन, जैसे ये एक होमोलोगस क्रोमोसोम, एक पेयर ऑफ क्रोमोसोम मान रहे हैं तो एक क्रोमोसोम अलग हो जाएगा इस पेयर का और ये दूसरा अलग हो जाएगा, दूसरे सेल में चला जाएगा। तो हर होमोलोगस पेयर में से एक एक क्रोमोसोम अलग होते हैं, ना कि जस्ट डिवीजन हो जाता है। समझ रहे हो? एक बंटवारा होता है, एक होता है इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। बंटवारे में नंबर्स देखे जाते हैं कि 10 में से 5 इधर 5 इधर। इक्वेलिटी मेंटेन करनी है तो उनका वॉल्यूम, रेशियो, ये सारा कुछ हम देख के डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। यहां पे हम बात करेंगे होमोलोगस पेयर की। तो क्रोमोसोम, हर पेयर का एक क्रोमोसोम दूसरे, एक पहले सेल डॉटर सेल में, एक क्रोमोसोम दूसरे डॉटर सेल में जाना चाहिए। दैट इज अ इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। इसको बोलते हैं सेपरेशन ऑफ या सेग्रीगेशन ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। क्या बोलते हैं? सेग्रीगेशन ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। इस सेग्रीगेशन से कुछ आपको याद आ रहा है? मेंडल का दूसरा नियम आपने पढ़ा था, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, वो यही है। नहीं पढ़ा था? अभी याद आएगा जब मियोसिस खत्म हो जाएगा। ठीक है। मियोसिस फर्स्ट is initiated after the parental chromatid have replicated to produce identical sister chromatid at the S phase. Meiosis first कब हुआ? जब आपका कोई सेल बना, जस्ट डिवाइड होके सेल बना, जिसके पास मैं एक क्रोमोसोम मान रहा हूं, तो ये G1 में गया तो इसका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हुआ। S में गया तो ये सेल का क्रोमोसोम जो हमने अनडुप्लीकेटेड क्रोमोसोम बना रखा है वो ऐसा हो जाएगा। अब ये एंटर करेगा G1 M1 में, M फर्स्ट, मियोसिस फर्स्ट में। यही स्टेटमेंट लिखा है, मियोसिस फर्स्ट इन्वॉल्व्स, मियोसिस फर्स्ट इनिशिएटेड आफ्टर पेरेंटल क्रोमैटिड हैव रेप्लिकेटेड। पेरेंटल क्रोमैटिड का रेप्लिकेशन हो गया, कॉपी बन गई, टू प्रोड्यूस आइडेंटिकल सिस्टर क्रोमैटिड। ये दोनों क्या कहा मैंने बोला था? सिस्टर क्रोमैटिड एट द एस फेज। ये कहां होता है? एस फेज में ही तो होता है। ठीक है। बिना इसके मियोसिस फर्स्ट नहीं होगा। ठीक है। एंड मियोसिस फर्स्ट इन्वॉल्व्स पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम एंड दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट चेंज इन द मियोसिस। माइटोसिस में ऐसा कुछ भी नहीं था। माइटोसिस में हर एक क्रोमोसोम इक्वेटोरियल प्लेट पे जाके अरेंज होता है, उधर पेयरिंग वेयरिंग का जरूरत नहीं। अपना एक क्रोमोसोम अपने पेयर को ढूंढने का लोड नहीं है, सारे अरेंज हो जाओ, सारे स्प्लिट कर जाओ सेंट्रोमियर से, बात खत्म, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा।
बात समझ आ रही है? 46 के 46 अरेंज हो जाओ, ह्यूमन का एग्जांपल लें तो, और वो हर क्रोमोसोम सेंट्रोमियर से स्प्लिट कर जाए तो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन तो हो ही जाएगा, है ना। लेकिन यहां पे क्या होता है, हर पेयर को अपने पार्टनर को ढूंढना पड़ेगा, हर क्रोमोसोम को अपने जो उसका पेयर का होमोलोगस पेयर का क्रोमोसोम है वो ढूंढना पड़ेगा, उनकी पेयरिंग होएगी, दैट इज अ होमोलोगस पेयरिंग ऑफ द क्रोमोसोम। होमोलोगस क्रोमोसोम क्या था, जिनका शेप, साइज एंड अरेंजमेंट ऑफ जीन सेम होता है, वो दोनों एक साथ आएंगे, उनकी वो फिर दोनों इक्वेटोरियल प्लेट पे अरेंज होंगे। दूसरा जो इनमें मेन इवेंट होता है दैट इज द रिकॉम्बिनेशन। क्या होता है? रिकॉम्बिनेशन। रिकॉम्बिनेशन क्या है? दैट इज अ ब्रेक एंड एक्सचेंज, या फिर रिकॉम्बिनेशन का मतलब ऐसे समझ लो कि मिक्सिंग होता है। होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम जब यहां अरेंज हो गए तो कुछ हिस्सा इसका टूट के इस पे चला जाता है, कुछ हिस्सा इसका टूट के इस क्रोमोसोम पे चला आता है, दैट इज अ ब्रेक एंड एक्सचेंज। तो जो कुछ कैरेक्टर ऐसे मिक्सिंग हो जाता है, इसी को हम बोलते हैं रिकॉम्बिनेशन। जो ये वेरिएशन आता है इसी वजह से आता है, इसी के लिए वर्ड यूज करते हैं क्रॉसिंग ओवर। रिकॉम्बिनेशन बिटवीन, वर्ड क्लियर है? ये दोनों क्या कहे जाएंगे, बट इन दोनों को क्या बोलोगे? ब्रेक एंड एक्सचेंज मैंने किसके बीच बनाया? नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के बीच। अगर इनके बीच ब्रेक एंड एक्सचेंज होता तो ये तो आइडेंटिकल कॉपी है, तो क्या रिकॉम्बिनेशन, कोई फायदा नहीं है ना। लेकिन इनके बीच डिफरेंसेस थोड़े होते हैं, क्योंकि एक ये क्रोमोसोम आपका पेरेंटल है बोले तो फादर का है, एक मदर का है। एक हर पेयर का एक क्रोमोसोम कहां से आता है? एक गैमीट से आता है, दूसरा दूसरे गैमीट से आता है। तो यहां अब दो इंडिविजुअल का क्रोमोसोम है, उनके बीच ब्रेक एंड एक्सचेंज हो गया तो तीसरा तुम कारनामा आ जाओगे नए फीचर्स के साथ।